आज हम चर्चा कर रहे हैं नीति निदेशक तत्वों के बारे में। पिछली क्लास में हमने नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर, नीति निदेशक तत्वों का अर्थ, स्वरूप आदि के बारे में चर्चा करी थी। आज हम जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नीति निदेशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निदेशक तत्व, इनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में करी थी। आज हम कर रहे हैं सामाजिक हित संबंधी नीति निदेशक तत्व। जो सामाजिक हित संबंधी नीति निदेशक तत्व हैं उसमें पहला है राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य। दूसरा, राज्य जनता के दुर्बल अंगों के विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तीसरा जो भाग है नीति निदेशक तत्व का वो है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार और प्रचार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए कुछ नीति निदेशक तत्व हैं। जैसे पहला, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा, अनुच्छेद 44। दूसरा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तीसरा, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल अधिकारों के अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। विधान लागू होने के बाद 50 वर्ष के समय में भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर इस निदेशक तत्वों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई है तथा नीति निदेशक तत्वों में इनके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जो इस प्रकार है। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। चौथा, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वह स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। पांचवा जो नीति निदेशक संबंधी है भाग, उसमें है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थान और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान को जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास किया जाएगा। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निदेशक तत्व।
हमारा जो भारत देश है उसका आदर्श सदैव ही वसुधैव कुटुंब का रहा और हमने सदैव ही शांति तथा जीवो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया। इन आदर्शों को हमारे संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है उनमें सम्मिलित किया गया। जैसे हम जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें बताया गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, दूसरा राष्ट्रों के बीच न्याय और समानतापूर्ण संबंध स्थापित करना, तीसरा राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना, चौथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन करना। नीति निर्देशक जो ये तत्व है इनको भारतीय संविधान में जो 5 भागों में बांटा गया। इन तत्वों के आधार पर भारत में वास्तव में प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय प्राप्त हो सकेगा। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं उनकी क्या आलोचना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संबंधी कई तरह की आलोचना हुई। संविधान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी इनकी अनेक आधारों पर आलोचना हुई। जैसे पहली, वैधानिक शक्ति का अभाव। हम देखते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व है उसकी सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि इन तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण ये है निरर्थक है। संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को एक और तो देश के शासन में मूलभूत माना, किंतु साथ ही वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय उपयुक्त सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं करा सकेगा। अतः आलोचकों ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व शुभ इच्छाओं, नैतिक आदेश या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। यानी नीति निर्देशक तत्व का अगर कोई राज्य पालन नहीं करता तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये इसकी जो नैतिक निर्देशक तत्व है उनकी आलोचना है कि वैधानिक शक्ति का अभाव। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र। आलोचकों का कहना है कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिसे क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। तीसरा हम देखते हैं कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में एक संप्रभु संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक सा प्रतीक होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक प्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए ये अस्वाभाविक जान पड़ता है। विधि वेताओं की दृष्टि में एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेश का कोई औचित्य नहीं है। चौथा, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक जो विधिवेता हैं उन्होंने इसकी आलोचना करी है कि ये तत्व जो हैं वो संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण बने हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इन नीति निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। यदि शासन नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इन आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकेगा। वह शासन के मूलभूत सिद्धांत निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटना कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देगा और इससे संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुंच सकता है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी
कई आधारों पर आलोचना की कि इनके पीछे कानूनी शक्ति का अभाव है, ये एक काल्पनिक आदर्श मात्र है, ये एक प्रभु संपन्न राज्य में अप्राकृतिक है, या ये संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न करने की आशंका उत्पन्न करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का कुछ महत्व है, इसलिए इसे भारतीय संविधान में स्थान दिया। इनकी बहुत सारी आलोचना होने के बाद में भी ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये व्यर्थ या महत्वहीन नहीं है। इनका वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों से नीति निर्देशक तत्व का बहुत अधिक महत्व है। अब हम चर्चा कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर। पहला है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे वैधानिक शक्ति तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे किसकी शक्ति है? जनता की या जनमत की। जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे जनता की सत्ता होती है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इसकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के जो विरोध है उसका सामना करना पड़ेगा। व्यवस्थापिका के बाहर भी इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा। प्रोफेसर पायली के अनुसार ये निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और इनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है। वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ठीक ही कहा है कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। नैतिक आदर्श के रूप में महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का नैतिक धारणा के कारण भी इनका महत्व है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमेरिका संविधान की प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप में ये कहा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान में एक नैतिक आदर्श है और ये हमारे देश पर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्व द्वारा जनता को शासन की सफलता और असफलताओं को जांचने का मापदंड भी प्रदान किया गया है। शासन दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशित सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलता बतानी होगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निर्देशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने के योग्य बना देते हैं। सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन। जैसे कि हम देखते हैं कि सन 1947 में राजनीतिक जो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन ही है। इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति का मार्ग नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया। अतः नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। इसका तात्पर्य है देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ये आशा की जाती है कि भारत में न्यायाधीश संविधान की व्याख्या के कार्यों में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। MC सीलवाड़ा के शब्दों में राज्य नीति के
इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त न होते हुए भी इनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों के पक्ष में एक बात ये भी कही जा सकती है कि संविधान सभा के सदस्य और कुछ संविधान वेताओं ने ये भय प्रकट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह इन निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटनाओं की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन में नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। डॉक्टर आम्बेडकर के शब्दों में विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। नीति निर्देशक तत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व और अपनी उपयोगिता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।